नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझे कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या था और किस तरह से इजरायली कमांडो ने 4000 किलोमीटर दूर युगांडा से अपने देश के नागरिकों को आतंकियों से बचा के लाया था। जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि कोई भी देश कैसे किसी दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन कर सकता है। तो यहाँ पर मोसाद और इजरायली कमांडो ने जिस काम को असंभव था उसको संभव कर दिखाया था। इससे पूरी दुनिया जो है कि हैरान और परेशान रह गई थी। इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि ये घटना थी 27 जून 1976 की, जब एक प्लेन यानी एक विमान जो है कि इजराइल के तेल अवीव से फ्रांस जाना था। ये जो विमान था एयर फ्रांस 139 था। इसको तेल अवीव से जाना था फ्रांस, लेकिन इसको बीच रास्ते में ग्रीस के एथेंस शहर में रुकना था और वहां से कुछ यात्रियों को लेना था। उसके बाद ये जो है कि आगे फ्रांस को जाना था। जब ये एथेंस में गए तो वहां पर जो है कि लगभग जब रुकी तो वहां से 58 यात्री इसमें जो है कि सवार हो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस 58 यात्रियों में से 4 आतंकवादी भी थे जिसने जो है कि इस विमान को हाईजैक कर लिया था, जिसमें से 2 फिलिस्तीनी आतंकवादी थे और 2 जो थे वो जर्मन आतंकवादी थे। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आखिर जर्मन आतंकवादी क्यों था, तो जो है कि यहूदियों का अगर सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है तो वो जर्मनी में ही हुआ है। तो उसमें से 2 फिलिस्तीनी थे और 2 जर्मन आतंकवादी थे। ठीक है। अब क्या होता है कि एथेंस से जैसे उड़ान भरती है ये विमान और कुछ ही दूरी जाती है, इसको हाईजैक कर लिया जाता है। अब इसको इस फ्लाइट को यानी इस विमान को जाना था पेरिस, लेकिन इसको पेरिस नहीं लेके गए बल्कि इसको लीबिया लेके गए। लीबिया में उतरता है विमान तो एक महिला जो है कि प्रेगनेंसी का नाटक करके वहीं पर उतर जाती है। बचते हैं 259 नागरिक। अब क्या होता है कि ये विमान था इसको लेके गया गया युगांडा के एटबे हवाई अड्डा पर। अब इसको लीबिया में क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि अगर लीबिया में रोकते तो लीबिया जो है कि इजराइल से बहुत नजदीक है, तो वहां पर आतंकवादियों को लगता था कि इजराइल यहाँ पर कमांडो कार्रवाई करेगा और हमें अच्छी तरीके से ढोएगा। इसलिए जो है कि इसको 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एटबे हवाई अड्डे पर ले जाया गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बता दूं कि जो एटबे हवाई अड्डा है ये एक झील के किनारे है और ये जो झील है 3 देशों की सीमाओं के साथ लगती है। और आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो झील है इसका क्या नाम है। ठीक है। अब इसको युगांडा लेके जाया जाता है। वहां का राष्ट्रपति था ईदी अमीनी। ईदी अमीनी जो है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था उस समय, क्योंकि जो युगांडा था उसका रिश्ते अच्छे थे पहले इजराइल के साथ, लेकिन बाद में जब ईदी अमीनी आया था उसके बाद रिश्ते बहुत खराब हो गए, क्योंकि जो ईदी अमीनी था युगांडा का राष्ट्रपति वो तंजानिया पर जो है कि अटैक करना चाह रहा था। उसके लिए जो है कि युगांडा को चाहिए था कुछ एयरक्राफ्ट और जो है कि तकनीकी, जो इजराइल देने से मना कर दिया। उसके बाद इजराइल के ऊपर वो चिढ़ गया था ईदी अमीनी। ठीक है। तो वो जो है कि आतंकवादियों को साथ देने लगा। ठीक है। तो इसने ईदी अमीनी ने पूरा सपोर्ट किया और परमिशन दिया कि आप जो है कि युगांडा के एटबे हवाई अड्डे पर इस विमान को उतारिए। अब इसमें 4 जो है कि आतंकवादी थे, लेकिन जब एटबे हवाई अड्डे पे पहुंचे तो वहां पर लगभग 3 आतंकवादी और वहां पर थे पहले से ही। और क्या हुआ कि जो है कि जो युगांडा की जो सैनिक थी उसको भी उन आतंकवादियों के सपोर्ट में लगाया गया था, यानी निगरानी करने के लिए। क्या करता है जब वहां पर ले जाया जाता है उन नागरिकों को सारे, तो वहां पर जो है कि उनको हाईजैक करके उसके बाद फिरौती मांगी जाती है, यानी एक डिमांड रखी जाती है कि हमें इजराइल जो है कि $5 मिलियन दे और जो है कि लगभग 53 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग करता है, जो कुछ इजराइल की जेलों में बंद थे, कुछ जो है कि अलग अलग अन्य देशों में बंद थे जिनको छोड़ने के लिए डिमांड की गई थी। लेकिन यहीं पर जो है कि आतंकवादियों ने जो है कि बहुत बड़ी गलती कर दी और यहीं पे इजराइल को मिल जाता है बहाना। अब क्या है कि इजराइल जो है कि कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं करता है, लेकिन उस समय जो है कि इजराइल ने आतंकवादियों को छोड़ने की जो है कि घोषणा कर दी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल आतंकवादियों को छोड़ रहा था, केवल घोषणा किया था उनको एक बहलाने फुसलाने के लिए, यानी टाइम पास करने के लिए, क्योंकि ये जो आतंकी थे इन्होंने डेट दे दिया था कि 1 जुलाई से हम इन सारे नागरिकों को मारना हम शुरू कर देंगे। हालांकि क्या है कि 1-2 दिन में जो है कि लगभग जो अन्य देश के नागरिक थे उनको जो है कि अलग कर दिया गया था और जो यहूदी थे उनको जो है कि बंदी बना के रखा गया था, जिसमें से 259 में से 148 जो थे वो गैर यहूदी थे जो फ्रांस व्रांस के थे और लगभग 106 नागरिक जो थे वो यहूदी थे। तो यहूदी को रख लिया गया और जो ये 148 गैर यहूदी थे उनको जो है कि छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब इनको कहा जाता है कि आप मेरी डिमांड अगर नहीं पूरी करेंगे तो हम इनको 1 जुलाई से मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इजराइल इनकी मांग डिमांड कहता है ठीक है। अब उनको फुसला के रखता है कि ठीक है हम अपने यहाँ के जो नागरिक जो आतंकवादी हैं फिलिस्तीनी हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो अन्य देश में बंद हैं आतंकवादी उनको छुड़ाने के लिए हमें उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो छोड़ेंगे, हम तो कभी भी अपने छोड़ देंगे।
अब उनको इसी तरह से फुसला कर रखा और इसने क्या किया कि जो है कि अब इसकी जिम्मेवारी मिल जाती है मोसाद को, यानी इजराइल की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को। इसकी जिम्मेवारी मिल जाती है कि आपको क्या करना है, क्या कमांडो ऑपरेशन करना है कि या कोई और ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है कि मोसाद क्या करता है कि जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात थी कि जिस हवाई अड्डे पर उन नागरिकों को लेके गए थे, वहाँ का जो नक्शा था, यानी जो वो ये हवाई अड्डा था, उसको इजराइल की एजेंसी ने ही निर्माण किया था। तो जो इजराइल के पास है उस हवाई अड्डे का नक्शा था। और दूसरी बात, लेकिन ये नहीं पता था कि जो नागरिकों को बंधक बना के रखा है उनको कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि जो कई टर्मिनल था, 2 टर्मिनल था, एक पुराना टर्मिनल था और एक नया टर्मिनल बनाया गया था। तो इनको ये नहीं पता कि आखिर उनको कहाँ रखा गया है, किस बिल्डिंग में रखा गया है। तो इसकी जानकारी मोसाद ने लिए। जो 148 गैर यहूदी थे उनको जब छोड़ा गया था, तो उनसे ये जानकारी जुटा लिया मोसाद ने कि आखिर वहाँ पर कितने आतंकवादी हैं, उनको किस एरिया में रखा गया है और वहाँ पे कौन कौन आता है और जो आतंकवादी हैं उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। इसके बारे में सारी जानकारी जो है कि मोसाद जुटा लेता है। उसके बाद फैसला ये होता है कि अब जो है कि हम करेंगे कमांडो ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल जो है कि आतंकवादियों को एक तरफ उलझा के रखता है और दूसरी तरफ यहाँ मोसाद कमांडो ऑपरेशन की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि जो वहाँ का राष्ट्रपति था ईदी अमीनी था, वो जो है कि जब चलता था उसके पास एक काली मर्सिडीज थी, यानी काली मर्सिडीज से चलता था और मोटा तगड़ा आदमी था, बिल्कुल काला। और उसके पीछे चलती थी रेंज रोवर कारें। ठीक है, अब रेंज रोवर कारें चलती थी, तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो जो एटवे हवाई अड्डा है उसके जैसा एकदम बिल्कुल जो है डुप्लीकेट हवाई अड्डा बनाया। उसके बाद उसमें ट्रेनिंग लिया सारा कुछ कि हमें कहाँ से कहाँ कितनी देर में पहुंचना है। उसके बाद एक व्यक्ति का जुगाड़ किया जो बिल्कुल ईदी अमीनी जैसा ही दिखता था। अब उसके बाद जैसे सेम वैसे काली मर्सिडीज और रेंज रोवर सेम ऐसे जो है व्यवस्था की गई कि एकदम बिल्कुल ईदी अमीनी ही जैसा वो दिखे। ठीक है, तो इसकी सारी व्यवस्था कर ली गई गाड़ी और बिल्कुल डुप्लीकेट ईदी अमीनी की व्यवस्था कर ली गई थी। अब यहाँ पर जो है कि शुरू होता है ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाता है कि चलो जो है कि अब पूरी तैयारी हो गई है, अब ऑपरेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या ये थी कि इजराइल से युगांडा जाना है तो वहां की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। अब किसी भी विमान को इतनी दूरी जाना और फिर वापस आना यानी 8000 किलोमीटर होता है, तो किसी विमान के लिए बिना रिफ्यूल किए वो संभव नहीं है। ठीक है, अब उसको वहां पर जाएगा तो उसके लिए तो रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। एक बार चला तो जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो इसके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो इजराइल ने जो है कि समझौता किया केन्या देश से। अब केन्या देश ये था कि ये जो युगांडा है बिल्कुल इसका पड़ोसी देश है, इससे समझौता किया गया। तो केन्या मान गया। उसने कहा ठीक है, आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कीजिए और आप चाहें तो हमारे जो है कि यहाँ पर अपने विमान को रिफ्यूल कर सकते हैं। तो वहां से इनको जो है कि इजाजत मिल गई कि आप जो है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप केन्या की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो चाहते इजरायली कमांडो तो इसको रास्ते में ही मतलब कि खुद रिफ्यूल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसको खुद रिफ्यूल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस जहाज जो विमान थे इनको बहुत नीचे उड़ना था। अगर ये ऊपर उड़ते तो ये जो रडार लगे हुए थे अन्य देश के उनकी पकड़ में आ जाते। अब भाई रिफ्यूल करने के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जहाज को, तभी रिफ्यूल कर पाएगा, नीचे तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसने रिफ्यूल करने का जो रास्ते में था प्लेन से उसको मना कर दिया, बल्कि इन्होंने कान्या में बोला कि हम आपके हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहीं से जो है कि हम इसको रिफ्यूल करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ के रिफ्यूलिंग का जो है सिस्टम इनका बन गया कि हम कैसे हम रिफ्यूल करना है। अब इसके लिए जो है कि चार जो है कि 130 हरकुलस विमानों को तैयार किया जाता है। एक में होता है केवल जो है जैसे ईदी अमीनी का काफिला था वैसे ही उनके साथ गाड़ियां, वैसे ही व्यक्ति एक ही विमान में भरा गया था। उसके बाद एक विमान ऐसा था जिसमें डॉक्टर और जो बंधकों को कैसे ले आना है इसमें रख के वो सारी व्यवस्था उनको लिए की गई, क्योंकि अगर कोई घायल हो जाता तो उसके लिए इलाज की भी वहां पर व्यवस्था थी। और 2 विमानों में केवल कमांडो थे। तो यहाँ पर जो है कि 4 विमानों को जो है तैयार कर दिया जाता है और शुरू होता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब ये जो थंडरबोल्ट ऑपरेशन था जो है कि इसकी अगुवाई यानी नेतृत्व कर रहे थे योनाथन नेतन्याहू। और इसके लिए जो है कि एक बहुत ही सीक्रेट गुप्त रास्ता चुना गया, यानी कि इसको लाल सागर से लाया गया था। अब ये जो विमान थे मात्र ये 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इससे ज्यादा नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि अगर इनको डर था कि कोई भी इसको डिटेक्ट कर लेगा जहाजों को, यानी कोई रडार इसको पकड़ लेगा, इसलिए बहुत ही कम नीचे बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। ठीक है, तो लाल सागर से जो है कि इन्होंने उड़ान भरी और वहां गए कन्या कन्या से कन्या का एरोस्पेस इस्तेमाल करके ये सीधा युगांडा के एटवे हवाई अड्डे पर पहुंच गए। ठीक है, युगांडा के एटवे हवाई अड्डे पे पहुंच गए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब वहाँ हवाई अड्डे पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो रनवे है उसकी जो लाइटें हैं बिल्कुल
ये जो युगांडा के सैनिक थे उन्होंने पूरा बंद कर रखा था, ठीक है। अब तो यहाँ बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि बिना लाइट के कैसे किसी रनवे पर लैंड किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो नाइट विजन रडार था यानी इंफ्रारेड रडार था, पहले उसको इस्तेमाल करके एक प्लेन यानी एक विमान को उतारा गया। उसके बाद ये लेके गए थे अपनी खुद की इमरजेंसी लाइट, ठीक है, अपनी खुद की इमरजेंसी लाइट लेके गए थे और वहां पर रनवे पर लगाया गया। उससे जो है कि और जो विमान थे उनको उतरने के लिए गाइड मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये उतरते हैं तो उसमें जो काली गाड़ी रखी हुई थी, मर्सिडीज रखी हुई थी, जो काफिला लेके गए थे, वो काफिले को सेम उसी तरह उतारते हैं जैसे ईदी अमीनी का काफिला आता था। तब इनको ये सोचते हैं कि अगर हम ये देखेंगे जो युगांडा के सैनिक हैं वो ये ईदी अमीनी काफिला देखेंगे तो वो जो है कि इनको सल्यूट करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि उसी के एक दिन पहले जो है कि ईदी अमीनी ने अपना जो मर्सिडीज निकाली उसको बदलकर सफेद मर्सिडीज ले ली थी। तब यहाँ पे क्या हुआ कि जो युगांडा के सैनिक है उनको पता चल गया कि ये ईदी अमीन नहीं कोई और है, ठीक है। अब जैसे कि वो कुछ कर पाते उसमें से जो में साइलेंसर लगाया हुआ था इजरायली कमांडो ने तुरंत धड़ाक से मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे सारे विमान लैंड हो चुके थे और जो है कि जो कमांडो थे उनको सारा बताया गया था कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो वो जितने कमांडो थे वो धड़ाधड़ उतरे और सारे सारे जो है कि टर्मिनल के अंदर चले गए कि कहाँ कहाँ पे बंदूकों को बना कर यानी रखा हुआ है, क्योंकि पहले से वो ट्रेनिंग करके गए थे, उनको सब कुछ पता था, ठीक है। तो सारे अंदर जाते हैं और वहां पर जो है कि लगभग 7 आतंकवादियों को मार दिया जाता है। 7 आतंकवादियों को मार दिया जाता है और साथ में जो है कि जो वहां पर सुरक्षा में लगे युगांडा के लगभग 45 सैनिक को भी मार दिया जाता है, यानी वो भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लगभग जो 106 बंधक वहां रखे गए हुए थे उसमें से 102 जो है कि बंधकों को बचा लिया गया था और लगभग 4 जो है कि नागरिक मारे गए थे। 3 तो क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे और एक महिला थी जो बीमार हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो उसको जो है कि ईदी अमीन ने बाद में मरवा दिया था, ठीक है। तो 102 जो है कि सैनिक बंधकों को यहाँ पे बचा लिया गया था। और उसके बाद जब ये सारा ऑपरेशन हो गया, जब चलने लगे तो वहां पर क्या हुआ कि जो योनातन नेतन्याहू थे उनको एक स्नाइपर ने गोली मार दिया था, ठीक है। तो वो हो गए थे घायल। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सारे वहां पे जो अपने जो नागरिक हैं उनको लेके जो है कि वहां से केन्या चला जाया जाता था। लेकिन जाने से पहले वहां पे जो युगांडा के जो फाइटर जेट खड़े थे मिग 21 जैसे, उन विमानों को बम से उड़ा दिया जाता है कि ताकि ये हमारा पीछा ना कर पाए, ठीक है। तो सारे को बम से उड़ा दिया जाता है और केन्या जाते हैं, वहां पर जो घायल थे उनका इलाज किया जाता है और वहां पर रिफ्यूल किया जाता है विमानों को। उसके बाद जो है कि केन्या से इजराइल जो है कि निकल लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो योनातन नेतन्याहू को गोली लगी थी इनकी बीच रास्ते में ही मौत हो जाती है। अब ये जो योनातन नेतन्याहू थे ये कोई और नहीं था बल्कि ये बिंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे और कोई नहीं था। तो इजरायली कमांडो ने इस तरीके से अपने जो है कि लगभग 102 नागरिकों को युगांडा से बचा कर लाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जब इसकी बात ईदी अमीनी को पता चलेगी, इजरायली कमांडो ऑपरेशन करके यहाँ से निकाल के लेके गए, उसके बाद वो पागल हो गया था। लगभग केन्या जो साथ दिया था इजराइल का, उसके नागरिकों को बेरहमी से हत्या करवा दी थी ईदी अमीनी ने।